Hi, welcome back. So now today we'll talk about the cyclic structure of glucose. See, हमने ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया है और ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रपोज करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स समराइज किए थे। अगर आपने पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है, वो वाला लेक्चर रेफर नहीं किया है, तो ये लेक्चर आपके किसी काम का नहीं है। पहले जाके उस लेक्चर को देखो, प्रॉपरली समझो हाउ वी डिटरमाइन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। After understanding the open chain structure of glucose, there are certain points which we are not being able to explain using open chain structure. Okay, so to explain those points, we proposed that probably the glucose does not have open chain structure, but glucose has closed chain structure. तो हम इस टॉपिक को दो पार्ट्स में समझना है। नंबर वन, what are the points or the facts which we cannot explain using open chain structure? Clear? And then we will propose the cyclic structure, and then we will say that the points which we were not being able to explain by the open chain structure, now we are being able to explain through the closed chain structure. तो बेसिकली सिंपल आइडिया क्या है? आपने कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की ग्लूकोज की, और जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की उसके बेसिस पे प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया। अब ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर आपने प्रपोज किया, उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटली ऐसी हैं जो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर से जस्टिफाई नहीं हो सकती। तो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया, और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज के जो पॉइंट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होते, वो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो सकते हैं। दिस इज द टॉपिक। लेकिन फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो फिर ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। इस पॉइंट में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसके बाद देखिएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ, what is the logic? The structure of the glucose explain most of its properties. The open chain structure what we have proposed, कौन सा open chain structure हमने propose किया है? There are 6 carbon atoms. Out of that 6 carbon atom, this is CH2OH, this is CHO aldehyde group, and थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में होता है, बाकी के OH राइट में होते हैं। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने प्रपोज किया है, and this open chain structure of glucose is capable of explaining most of the properties of the glucose, right? But there are the following properties which we cannot explain using the open chain structure. Number one, despite having the aldehyde group, glucose does not react with 2,4-DNP. 2,4-DNP का मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो इधर, ये है आपके पास फिनाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज NH2 डबल बॉन्ड NH, और ये हो गया हाइड्रोजन में फिनाइल ग्रुप। हाइड्रोजन में फिनाइल ग्रुप हो गया। अब 2,4-डाइनाइट्रो, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। जब कोई भी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो रिएक्शन कैसे होती है? NH2 डबल बॉन्ड N, एंड हियर सम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, ये H नहीं है यहाँ पे, तो सॉरी, जस्ट करेक्ट दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास इसमें ये करेक्शन कर लो प्लीज, ये सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में, NH। ठीक है, यहाँ पे भी ये सिंगल बॉन्ड होगा, NH एंड बेंजीन रिंग।
तो क्या होता है, जब किसी कंपाउंड के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन होती है यहां से O और यहां से H2 रिमूव होके और प्रोडक्ट बन जाता है, हाइड्रेजोन प्रोडक्ट बन जाता है। हाइड्रेजिन से क्या प्रोडक्ट बन जाता है, हाइड्रेजोन। ये प्रॉपर्टी, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब हमने कहा कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको भी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए, उसको भी 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन ग्लूकोज 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्ट नहीं करता। हमें डाउट हो रहा है कि हमने जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रपोज किया था कहीं वो गलत तो नहीं है। ठीक है, शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट में all the aldehyde group, all the compounds having the uh, all the compounds having aldehyde group gives the Schiff's test, right? तो ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता। जैसे टॉलेंस टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड बेनेडिक्स टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। सिमिलरली शिफ्ट टेस्ट इज आल्सो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। हमें डाउट हो रहा है कि हमने जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रीवियस लेक्चर में प्रपोज किया था कहीं वो गलत तो नहीं है। इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। आपको पता होगा, हमने बहुत अच्छे से रिएक्शन प्रैक्टिस किया है। एल्डिहाइड ग्रुप का NaHSO3 के साथ रिएक्शन कैसे होता है? तो ये एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, मोस्टली एल्डिहाइड देते हैं इस रिएक्शन को। NaHSO3, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, सोडियम यहां पे अटैच हो जाएगा, HSO3 कार्बन से अटैच हो जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड। So aldehydes give this reaction. Aldehyde form a addition product with sodium bisulfite, right? पर ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो हमें अब डाउट होने लगा है कि हमने जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रपोज किया था प्रीवियस लेक्चर में विथ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, वो अगर सही है तो फिर ग्लूकोज में ये रिएक्शंस क्यों नहीं होती हैं? और ये पॉइंट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट MCQ का काम भी करेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमें ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर पे क्यों डाउट हो रहा है? समझो ध्यान से, हमें ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर पे क्यों डाउट हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्ट करना चाहिए, उसको शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए, उसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करना चाहिए। These reactions should take place, but glucose does not give this reaction, and that is what creating a doubt that probably our open chain structure is not correct. Second thing, the pentacetate of the glucose does not react with the hydroxylamine, indicating the absence of aldehyde group. थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, ध्यान से समझो। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, CHOH, 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 CH2OH। हमने क्या कहा था कि जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन यूज करते हैं, प्रीवियस लेक्चर का रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन यूज करते हैं तो क्या होता है, H2O। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, बाकी फिर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाता है, ऑक्साइम बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑक्साइम बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमने ग्लूकोज यूज नहीं किया, हमने ग्लूकोज का पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव यूज किया। हमने ग्लूकोज का
पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव यूज किया, मतलब इस OH ग्रुप की जगह पे एसिटाइल ग्रुप अटैच है, OCOR, ऐसा पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव लिया हमने। अगर आप पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव लोगे मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड OH ग्रुप को हटा के, ये OH ग्रुप को हटा के OH ग्रुप को हटा के हमने एस्टर ग्रुप लगा दिया, तो उसको कहे पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। अगर आप पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव लोगे तब भी एल्डिहाइड ग्रुप तो रहना चाहिए ओपन चेन स्ट्रक्चर में, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होना चाहिए, पर नहीं होता। आप प्लीज थोड़ा एक बार फिर समझ लो। हमने कहा ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है और ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा कि ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था। इस लेक्चर में मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्लूकोज की जगह ग्लूकोज का पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ले लो। ग्लूकोज की जगह ग्लूकोज का पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ले लो, मतलब OH ग्रुप की जगह एस्टर ग्रुप होना चाहिए। OH ग्रुप की जगह एस्टर ग्रुप होना चाहिए। तो एल्डिहाइड ग्रुप को तो डिस्टर्ब नहीं किया, OH की जगह एस्टर लगाया, तो पहले ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कर रहा था, तो अभी भी इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हमें फिर से डाउट हो रहा है कि हमने जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रपोज किया है, ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया है, प्रोबेबली वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज एक स्पेशल पॉइंट और समझो आप। आपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा है, और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आपने एक पॉइंट पढ़ा है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, एंड वन कंपाउंड हैज वन स्पेसिफिक रोटेशन, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हमने कहा कि एक कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता, वो चेंज नहीं होता। लेकिन ग्लूकोज के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब हम एक ग्रेप्स का सैंपल लेते हैं, ग्रेप इज द रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोज, हम ग्रेप का सैंपल लेते हैं, उसमें से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कुछ अलग अलग कंडीशंस में उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। कौन सी अलग कंडीशंस है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पर ठीक है। दो अलग अलग कंडीशंस में अलग टेम्परेचर अलग सॉल्वेंट यूज करके जब हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टल तो हम ग्लूकोज के ही बना रहे हैं, तो ग्लूकोज के जो क्रिस्टल बनते हैं सोर्स सेम है, ध्यान रखो सोर्स सेम है ग्रेप्स, उसी ग्रेप से निकले हुए ग्लूकोज को हम क्रिस्टलाइज करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अल्टीमेटली क्रिस्टलाइज तो ग्लूकोज ही हो रहा है, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज के दो अलग स्पेसिफिक रोटेशन होते हैं, राइट, और जैसे +112 डिग्री एंड +19 डिग्री, दो अलग स्पेसिफिक रोटेशन होते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। और अगर इन्हें वाटर में डिसॉल्व करके छोड़ दो तो 112 भी चेंज होता है 52.5 डिग्री में, और 19 डिग्री भी चेंज होता है 15.5 डिग्री में। We are not being able to explain two things. Understand? Number one, how come glucose has two different specific rotations? जिसको हमने कहा अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर। कैसे पॉसिबल, कैसे है एक ही कंपाउंड के दो स्पेसिफिक रोटेशन कैसे हो सकते हैं? हम ओपन चेन स्ट्रक्चर को यूज करके इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओवर एंड अबाउ अल्फा एनोमर को वाटर में डिसॉल्व करके छोड़ दो, या दूसरे वेसल में बीटा एनोमर को वाटर में डिसॉल्व करके छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद उसका कांस्टेंट रोटेशन हो जाता है 52.5 डिग्री।
अब ये कैसे हुआ? हाउ इज इट पॉसिबल? रोटेशन कांस्टेंट कैसे हो गया, सेम कैसे हो गया? ऑल दीज पॉइंट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं होता है? एक तो हमने बताया 3 रिएक्शंस नहीं होती, 2,4-DNP के साथ रिएक्ट नहीं करता, शिफ्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि ये तीनों रिएक्शन होनी चाहिए अगर कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो। सेकेंड थिंग, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है, लेकिन अगर मैं ग्लूकोज के अल्कोहल ग्रुप को एस्टर से रिप्लेस कर देता हूं, ये 5 OH ग्रुप को मैं एस्टर से रिप्लेस कर देता हूं, तब भी एल्डिहाइड तो रहेगा, मतलब ऑक्साइम बनना चाहिए लेकिन नहीं बनता। दैट इज ऑल्सो वी कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट थिंग, एक कंपाउंड का एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक ही स्पेसिफिक रोटेशन होता है, जबकि ग्लूकोज के 2 अलग स्पेसिफिक रोटेशंस होते हैं। मोर ओवर, आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, after some time, the rotation of the alpha ionomer and the rotation of beta ionomer become same. That can also not be explained by the open chain structure of glucose. So we propose the cyclic structure of glucose. Right? So मैंने आपसे कहा था कंडीशंस में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अल्फा एनोमर ऑफ ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, it is obtained by crystallization of concentrated of solution of glucose at 303 Kelvin। मतलब ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे अगर हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे वाटर को इवेपोरेट करके और हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो अल्फा एनोमर बनता है। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हॉट एक्वियस सॉल्यूशन का, ऑलमोस्ट 100 डिग्री पे बॉईल करके वाटर को, और फिर हम उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो हमें अलग स्पेसिफिक रोटेशन वाला ग्लूकोज मिलता है, जिसको कहते हैं बीटा एनोमर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिस्टल तो ग्लूकोज के बन रहे हैं। अगर क्रिस्टल ग्लूकोज के बन रहे हैं तो फिर स्पेसिफिक रोटेशन भी सेम ही होना चाहिए, अलग क्यों है? दिस पॉइंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ गया? ऑब्जेक्शंस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाउ कैन यू से ग्लूकोज डज नॉट हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर? तो अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, दैट यू हैव टू राइट, या इसके बेसिस पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ, it was proposed that one of the OH group of the glucose and the aldehyde group react to form a cyclic hemiacetal। ये पॉइंट को ध्यान से समझो। देखो क्या होता है, पहले आप समझो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को हमने रिएक्ट किया अल्कोहल के साथ, RO, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, COH। और इस CH के साथ क्या अटैच हो गया? इस CH के साथ अटैच हो गया OR। इसको कहते हैं हेमी एसीटल। तो हमने कहा, ध्यान से सुनो, हमने ये देखा कि ग्लूकोज बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है, ग्लूकोज बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप शो करना चाहिए। हमने कहा ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता जो एल्डिहाइड में होनी चाहिए, और ग्लूकोज के 2 अलग स्पेसिफिक रोटेशन भी होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने ये कहा कि भाई देखो क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है।
तो एल्डिहाइड, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्लूकोज के ही अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बना लेता है और उसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाती है। डोंट वरी, ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर के साथ, राइट। It was found that glucose form a 6-membered ring with the OH group and the 5th carbon involved in the ring formation. मतलब इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करके अभी नोट कर लो, जब आगे मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं इस पॉइंट में दैट OH group of 5th carbon of glucose forms hemiacetal with aldehyde of glucose। ठीक है, अब इसी पॉइंट को आपको फोकस करके समझना है। अल्टीमेटली ये जो ऊपर वाले दो पॉइंट है ये सेम है और इन दोनों पॉइंट को आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझना पड़ेगा। तो देखो, यस, फोकस ऑन दिस सेकेंड स्ट्रक्चर। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर हैज एल्डिहाइड ग्रुप, बट प्रीवियस 10 मिनट्स 15 मिनट्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि अरे भाई ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ठीक है, वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है, वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका पेंटा एसिटाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो मेनी पॉइंट्स भी हाईलाइटेड कि नहीं भाई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट प्रूव किए थे कि एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये तो फंस गए ना हम, पहले हमने प्रूव किया कि एल्डिहाइड ग्रुप है, अब हमें प्रूव करना है कि एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो क्या मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है? तो हमने बीच का रास्ता निकाला। हमने कहा भाई देखो एल्डिहाइड ग्रुप तो होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, लेकिन ये जो 5th कार्बन का OH है, अभी देखा था ना आपने हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये एल्डिहाइड और ये आपका अल्कोहल, हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन चला गया कार्बन पे, ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन पे और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अटैच हो जाएगा कार्बन से। देखो, ऑक्सीजन से अटैच हो गया हाइड्रोजन और ये कार्बन से अटैच हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन को देखो ऐसे ले जाके यहां अटैच कर दो और ये वाले हाइड्रोजन को ले जाके यहां पे अटैच। ओपन चेन स्ट्रक्चर क्लोज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नहीं आया समझ में तो देख लो ना एक बार फिर से, ये एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, बीच में 4 कायरल कार्बन, 1 2 3 4 कायरल कार्बन, OH OH, ऊपर से तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट में होता है, बाकी के सारे OH राइट में होते हैं। ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ, हेमी एसिटल फॉर्मेशन में क्या हुआ, ये H यहां से निकल के ऑक्सीजन पे चला गया। ठीक है, तो कार्बन को एक वैलेंसी का लॉस हो गया, तो ये ऑक्सीजन जाके यहां पे अटैच हो गया। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसकी जगह आप यहां पे भी लिख सकते हो। ये बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज दिस कार्बन अ कायरल कार्बन और नॉट? ऑब्वियसली नॉट। कायरल कार्बन का मतलब होता है कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड एटम्स। इज इट अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड एटम्स? इज इट अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स? नो, दिस इज नॉट अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। तो ये वाला एल्डिहाइड का कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन जब इस पे ये
हेमी एसिटल बनेगा तब तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा ना। इसके चारों ग्रुप अलग हो गए, एक इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन, एक इसके साथ अटैच है कार्बन की चेन, एक अटैच है एच, एक अटैच है OH। तो इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग है, तो ये कार्बन क्या बन गया, कायरल। तो जब हेमी एसिटल बनता है तो फर्स्ट कार्बन जो कि नॉन कायरल था वो कायरल हो गया, ए कायरल से कायरल हो गया। अब अगर ये OH ग्रुप राइट में है तो उसको बोलेंगे अल्फा, और अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट में है तो उसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, समझो ध्यान से। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस वन, ये प्लेनर ग्रुप है। एल्डिहाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, तो ये क्या है, प्लेनर है। अब जब OH ग्रुप अटैच होगा तो ये टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होगा तो नया OH ग्रुप राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है। अगर नया OH ग्रुप राइट में आया तो बोलते हैं अल्फा, नया OH ग्रुप लेफ्ट में आया तो बोलते हैं बीटा। और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, द कार्बन ऑफ क्लोज्ड चेन which was aldehyde carbon in open chain, carbon of closed chain which was aldehyde carbon in the open chain, which was aldehyde carbon in the open chain is called anomeric carbon। इसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो ये फर्स्ट कार्बन को क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन को क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, राइट डाउन द पॉइंट। आइसोमर्स which differ, isomers which differ around the configuration of, isomers which differ around the configuration of anomeric carbon are called anomers, are called anomers। तो इसको बोलेंगे अल्फा एनोमर, इसको बोलेंगे बीटा एनोमर, क्योंकि इन दोनों में सब कुछ सेम है। दे डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द फर्स्ट कार्बन, and the first carbon is originally the carbon of aldehyde in the open chain। ओपन चेन में जो कार्बोनिल कार्बन होता है, दोबारा नोट कर लो, कार्बोनिल कार्बन इन ओपन चेन, carbonyl carbon in the open chain of carbohydrate is called anomeric carbon in closed chain। Got it? क्लोज चेन में उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ओपन चेन का जो कार्बोनिल कार्बन होता है क्लोज चेन में उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। And the isomers which differ around the configuration around anomeric carbon are called enomer, alpha enomer, beta enomer। अल्फा एनोमर में क्या होता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अल्फा एनोमर, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में देखो, ग्लूकोज में भी एनोमर्स होते हैं, फ्रक्टोज में भी एनोमर्स होते हैं, उसके अलावा फ्रक्टोज में सॉरी माल्टोज में एनोमर्स होते हैं, लैक्टोज में एनोमर्स होते हैं, मैनोज माल्टोज में एनोमर्स होते हैं। तो एनोमर्स का मतलब क्या होता है, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट अराउंड द एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन, क्लोज चेन का ऐसा कार्बन जो ओपन चेन में कार्बोनिल है, क्लोज चेन का ऐसा कार्बन जो ओपन चेन में कार्बोनिल कार्बन है।
क्लोज चेन का ऐसा कार्बन जो ओपन चेन में कार्बोनिल कार्बन है उसको कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब किसी का भी एनोमर बना लो, ग्लूकोज का एनोमर या फ्रक्टोज का एनोमर या गैलेक्टोज का एनोमर या लैक्टोज का एनोमर या माल्टोज का एनोमर, किसी का भी अगर एनोमर बनता है तो अल्फा एनोमर का मतलब होता है OH ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड, और बीटा एनोमर का मतलब होता है OH ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको बोलेंगे बीटा एनोमर, और यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड पे है तो उसको बोलेंगे अल्फा एनोमर। एक और बात याद रखो, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं रब कर देता हूं। अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूं। एक बात याद रखना, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन in glucose is first carbon, and anomeric carbon in fructose is second carbon. फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन एनोमेरिक होता है और ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक। हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ली। कैसे बनाई? बहुत सिंपल। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन को फर्स्ट कार्बन से अटैच कर दिया, फिफ्थ कार्बन के ऑक्सीजन को फर्स्ट कार्बन से अटैच कर दिया, और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये OH बन जाएगा। अगर ये OH राइट में है तो अल्फा, अगर ये OH लेफ्ट में है तो बीटा। एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज नंबर वन, एडवांटेज नंबर वन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जैसे अल्फा और बीटा को देखो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा या बीटा किसी को भी देखो, आर दे हैविंग एनी एल्डिहाइड ग्रुप? नो। तो ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, शिफ्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और शिफ्स टेस्ट नहीं देगा, 2,4-DNP के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, हमने कहा था ग्लूकोज के दो स्पेसिफिक रोटेशन क्यों होते हैं? उसका आंसर मिल गया, ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं। फर्स्ट कार्बन का OH राइट में तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन अलग होगा, और फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट में तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन अलग होगा। इसका मतलब ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से प्रूव नहीं हो रहा था, क्लोज से प्रूव हो गया। तो why glucose has two different specific rotations? Why glucose has two different specific rotations? The answer is because glucose because glucose has cyclic structure, and in the cyclic structure, because glucose has cyclic structure, and in the cyclic structure its first carbon is anomeric carbon. Around that anomeric carbon, its OH group is on right, it is called alpha enomer. If OH group is on left, it is called as beta enomer, and they both have different specific rotations. Clear? Now the next question. मैंने आपसे कहा था कि अल्फा एनोमर को वाटर में डिसॉल्व करके छोड़ दो तो उसका रोटेशन थोड़ी देर में 52.5 डिग्री हो जाता है। सिमिलरली
दूसरे वेसल में बीटा एनोमर को डिसॉल्व करके छोड़ दो तो उसका रोटेशन भी 52.5 हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका आंसर भी हमें यहीं से मिल जाएगा। तो हमने कहा कि हमने लिया अल्फा एनोमर। हमने क्या लिया? अल्फा एनोमर लिया। वी हैव टेकन अल्फा एनोमर। और ये जो अल्फा एनोमर हमने लिया है, इस अल्फा एनोमर का स्पेसिफिक रोटेशन अलग है। लेट्स से 112 डिग्री है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हेमी एसिटल से वापस एल्डिहाइड और अल्कोहल बन जाता है, मतलब ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर बनती है। और ग्लूकोज की ये ओपन स्ट्रक्चर वापस जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है तो थोड़ा बनता है अल्फा और थोड़ा बनता है बीटा। समझे आप? आपने लिए अल्फा एनोमर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, वाटर में डिसॉल्व करके छोड़ दिया, वाटर में डिसॉल्व करके छोड़ दिया तो उसका हाइड्रोलाइज होकर ओपन स्ट्रक्चर बनी। ओपन स्ट्रक्चर वापस साइक्लिक में कन्वर्ट हुई। ओपन जब वापस साइक्लिक में कन्वर्ट हुई तो थोड़ा बना अल्फा और थोड़ा बना बीटा। मतलब आपने डिसॉल्व क्या किया था? अल्फा, लेकिन थोड़ी देर बाद मिक्सचर में क्या आ गया? बीटा, और उन दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। आपने बीटा वाटर में डिसॉल्व किया, ये वाला स्ट्रक्चर बीटा आपने वाटर में डिसॉल्व किया, बीटा वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपने छोड़ दिया तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हाइड्रोलाइज हो गया। जब वो ओपन स्ट्रक्चर में हाइड्रोलाइज हुआ, फिर वो ओपन स्ट्रक्चर वापस कन्वर्ट होगी इनटू साइक्लिक। अब ये ओपन स्ट्रक्चर जब वापस साइक्लिक में कन्वर्ट होगी तो थोड़ा बनाएगी अल्फा और थोड़ा बनाएगी बीटा। तो लिया क्या था आपने? बीटा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके पास क्या हो गया? अल्फा एज वेल एज बीटा। तो हम ये कह सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, व्हेन अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर, व्हेन अल्फा एनोमर or beta enomer is dissolved in water, when alpha enomer or beta enomer is dissolved in water, when alpha enomer or beta enomer is dissolved in water, after some time an equilibrium is established between alpha and beta enomer। मतलब अल्फा डिसॉल्व किया तो थोड़ी देर में बीटा बन जाएगा और दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बीटा डिसॉल्व किया तो थोड़ी देर में अल्फा बन जाएगा और दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब अल्फा डिसॉल्व करो तो भी अल्फा बीटा इक्विलिब्रियम, बीटा डिसॉल्व करो तो भी अल्फा बीटा इक्विलिब्रियम। सो specific rotation becomes constant. This change in rotation is called as muta rotation. This change in rotation is called as muta rotation. Clear? I hope the concept is clear. ठीक है? Now, अब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज की। जब हम ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज एवरीथिंग। तो ये क्या प्रॉब्लम हुआ है? चलो ठीक है, ये हमारे पास है। जस्ट लेट मी करेक्ट दिस पार्ट नाउ। देखो, ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। कैसे 6 मेंबर? ये एल्डिहाइड का कार्बन था, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन।
इसका OH ने जाके रिएक्ट किया फर्स्ट कार्बन से, अब इसका OH राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है। टोटल कितने मेंबर की रिंग हो गई? 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग हो गई, जिसमें से एक ऑक्सीजन है। ये स्ट्रक्चर पायरान कंपाउंड से मैच करती है, ठीक है। इसलिए हम इस तरह की जो 6 मेंबर रिंग बनती है इसको कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोस, राइट। 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, 6 membered ring structure of glucose is similar to pyran compound. So it is called glucopyranose, right? The cyclic structure of glucose is more correctly represented by the Haworth projection formula. तो अब हमें हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना सीखना है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को देख के डरो मत, पहले लॉजिक समझो। अभी आपने जो प्रीवियस स्लाइड में स्ट्रक्चर्स देखे थे, राइट, लेट्स से दिस स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर है आपका ऐसा, ठीक है। ये कार्बन की चेन है, ये OH है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे फ्लिप करना है, ऐसे ऐसे टर्न करना है। जब आप इसको ऐसे टर्न करते हो ना, तो जो ग्रुप राइट में है वो नीचे चला जाता है, जो लेफ्ट में है वो ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और जब हेक्सागोनल फ्लैट रिंग बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हम सीखते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो लेट्स प्रैक्टिस द फॉर्मेशन ऑफ हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो हियर सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक ऐसा 6 मेंबर रिंग बनाइए, ठीक है। मेक अ 6 मेंबर रिंग लाइक दिस एंड देन मेक 6 बॉन्ड्स लाइक दिस। बना लिया? उसके बाद देखो क्या करना है, एक लगाओ CH2OH ऊपर, CH2OH के बाद लगाओ H, फिर H के बाद लगाओ OH, फिर OH के बाद आएगा H, फिर H के बाद आएगा OH। सब ऑल्टरनेट कर दिया, ठीक है। नीचे देखो, यहां OH है तो इसके काउंटर पोजीशन पे आ जाएगा H, यहां H है तो काउंटर पोजीशन पे आ जाएगा OH। OH के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, यहां OH है तो नीचे क्या आएगा, H। यहां ऊपर H है तो नीचे क्या आएगा, OH। यहां ऊपर OH है तो नीचे क्या आएगा, H। समझ में आया? नहीं आया? चलो दोबारा देखते हैं। पहले ऐसी एक रिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले लगाओ CH2OH, फिर CH2OH के बाद H, फिर H के बाद OH, ऊपर की तरफ ऑल्टरनेट, OH के बाद H, H के बाद OH। अब काउंटर बॉन्ड, OH का काउंटर बॉन्ड H, H का काउंटर बॉन्ड OH, OH का काउंटर बॉन्ड H, H का काउंटर बॉन्ड OH, और ऊपर CH2OH का काउंटर बॉन्ड भी H, ठीक है।
ये बन गया अल्फा ग्लूकोज, सॉरी बीटा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज बना? बीटा। और इसमें कार्बन की नंबरिंग हमेशा याद रखना, दिस इज 1 2 3। ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। ये है बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज differ around configuration, differ in the configuration only around the first carbon। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट कर दो तो बीटा ग्लूकोज विल चेंज, दिस इज बीटा ग्लूकोज। इस फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट कर दो, OH को नीचे ले जाओ, H को ऊपर ले जाओ। तो ये बन जाएगा अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, क्या चेंज किया? C1 ऑल्टर्ड। तो आप बीटा का स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। देखो ऐसे बनाओ बीटा का स्ट्रक्चर, पहले 6 मेंबर की रिंग बनाओ, फिर ऊपर CH2OH, OH के बाद क्या आएगा? H, H के बाद क्या आएगा? OH, OH के बाद क्या आएगा? H, H के बाद क्या आएगा? OH। ऑल्टरनेट, CH2OH, फिर H, फिर OH, फिर H, फिर OH, फिर OH का काउंटर बॉन्ड H, H का काउंटर बॉन्ड OH, OH का काउंटर बॉन्ड H, H का काउंटर बॉन्ड OH, OH का काउंटर बॉन्ड H। ये बन गया बीटा ग्लूकोज। बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करना है तो इनको ऊपर नीचे चेंज कर दो, फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर कर। क्लियर कंसेप्ट? इज दैट क्लियर? दिस इज द आइडिया ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। अब ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को सेम रखता हूं एंड फोर्थ कार्बन कॉन्फ़िगरेशन को ऑल्टर करता हूं। C4 ऑल्टर्ड, फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर कर देते हैं। सिर्फ फोर्थ कार्बन का, फर्स्ट को नहीं किया, फोर्थ को, फर्स्ट को नहीं किया। फर्स्ट में OH ऊपर है, OH ऊपर, ऊपर का मतलब लेफ्ट और नीचे का मतलब राइट, तो OH ऊपर है यानी लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब बीटा। और जब फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर करते हैं तो ग्लूकोज से बन जाता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज से क्या बन जाता है? गैलेक्टोज। चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन C1 एंड C4 ऑल्टर्ड। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर कर देते हैं। बीटा ग्लूकोज आपको ड्रॉ करना आता है? बीटा ग्लूकोज ड्रॉ करके सिर्फ फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर करोगे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर करोगे तो बनेगा अल्फा ग्लूकोज। ओनली फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बनेगा बीटा गैलेक्टोज। फर्स्ट और फोर्थ दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टर करते हैं, फोर्थ का ऑल्टर कर दिया, फोर्थ का ऑल्टर किया तो ग्लूकोज से क्या बन गया? गैलेक्टोज। और फर्स्ट का ऑल्टर किया तो क्या बन गया?
बीटा से अल्फा, फर्स्ट को चेंज किया तो बीटा से अल्फा, और फोर्थ को चेंज किया तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज। ये ट्रिक याद रखना, दैट विल हेल्प यू टू लर्न सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, स्पेशली ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, सॉरी, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको फिर से समझ लो एक बार। करना क्या है आपको, लॉजिक समझो। ऐसे एक 6 मेंबर की रिंग बनाओ, ठीक है। इस 6 मेंबर रिंग में सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे लिख दो CH2OH। अब यहां पे OH आ गया तो नेक्स्ट कार्बन पे आएगा H, यहां H आ गया तो नेक्स्ट पे आएगा OH, यहां OH आ गया तो नेक्स्ट पे आएगा H ऑल्टरनेट, फिर H के बाद क्या आएगा OH। अब OH का काउंटर बॉन्ड होगा, काउंटर बॉन्ड नीचे वाला H, H का काउंटर बॉन्ड होगा OH, OH का काउंटर बॉन्ड होगा H, H का काउंटर बॉन्ड होगा OH। यहां पे OH है ऊपर तो OH का काउंटर बॉन्ड हो जाएगा H। ये बन गया बीटा ग्लूकोज। अब बीटा से अल्फा चेंज करना है तो फर्स्ट कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को ऑल्टर कर दो। ये बीटा ग्लूकोज से बन गया अल्फा ग्लूकोज। वापस ये बीटा ग्लूकोज है, गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट को चेंज मत करो, फोर्थ को चेंज कर दो, तो बीटा का बीटा रहेगा और ग्लूकोज का गैलेक्टोज हो जाएगा। फोर्थ को भी चेंज किया और फर्स्ट को भी चेंज किया, तो फर्स्ट को चेंज किया तो बीटा से हो गया अल्फा, फर्स्ट को चेंज किया तो बीटा से हो गया अल्फा, और फोर्थ को चेंज किया तो ग्लूकोज से हो गया गैलेक्टोज। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन मेक द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। राइट, एक बार ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अल्फा बीटा ग्लूकोज एंड एवरीथिंग और पायरिनोज एंड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आई होप दिस कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर बाय नाउ। ओके, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ एनोमर्स क्या होते हैं? द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज differ only in the configuration of hydroxyl group at the first carbon called anomeric carbon, the aldehyde carbon before cyclization। ठीक है, तो आप क्लियर करके रखो ये डेफिनेशन को और क्लैरिटी से समझो। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन is anomeric carbon, and when isomers differ in configuration around anomeric carbon, it is called, sorry, they are called anomers। They are called anomers, right?
एक पॉइंट पहले भी नोट कराया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज में C1 is anomeric carbon और फ्रक्टोज में C2 is anomeric carbon. तो these are called as alpha anomer and beta anomer. अल्फा फॉर्म का मतलब है OH ग्रुप on right hand side of anomeric carbon. बीटा फॉर्म का मतलब है OH ग्रुप on left hand side of anomeric carbon. और जब हम स्ट्रक्चर को फ्लिप करते हैं तो जो राइट में होता है ये स्ट्रक्चर है, तो ऐसे फ्लिप किया, मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हावर्थ प्रोजेक्शन बनाने के लिए फ्लिप किया, तो जो राइट में है वो बॉटम में चला जाता है और जो लेफ्ट में है वो टॉप पे आ जाता है। तो ये नीचे है, नीचे का मतलब राइट, राइट का मतलब अल्फा। यहाँ ऊपर है, ऊपर का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बीटा। एनोमर्स डिफर एट, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज डिफर एट फर्स्ट कार्बन, अगर फ्रक्टोज के लिए पूछेंगे तो सेकंड कार्बन, ठीक है। Pyranose is a 6-membered ring with a 6 carbon, 5-membered ring with 5 carbon, 6-membered ring with 5 carbon and 1 oxygen is a pyranose structure. पायरिनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, टोटल 6-membered रिंग स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड पायरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। So that's everything about the cyclic structure of the glucose. I hope the concept must be clear by now, right? So एक बार फिर इसको अच्छे से समझ लो, देख लो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, जैसा मैंने ये वाला ट्रिक बताया, इस ट्रिक से अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर। दूसरा वो जो 3 पॉइंट थे, हाउ यू प्रूव, हाउ डू वी प्रूव, हाउ डू वी प्रूव दैट ओपन चेन स्ट्रक्चर डज नॉट सेटिस्फाई सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो शिफ्स के साथ रिएक्शन नहीं होता, 2,4-DNP के साथ नहीं होता, NHSO3 के साथ नहीं होता, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ नहीं होता, अल्फा बीटा एनोमर एक्सप्लेन नहीं होते, ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्शंस इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, और उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। दैट्स एवरीथिंग अबाउट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ glucose. Previously we have discussed the preparation of glucose and all the other things, right?